हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव, जहां कॉमर्स को बनाया जाता है एकदम इजी एंड क्लियर। तो अगर आप क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए बनाया गया है ताकि हम आपकी कॉमर्स की जर्नी को थोड़ा इजी और इंटरेस्टिंग बना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो ये पार्ट 3 है फंडामेंटल्स का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए थे, साथ में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस भी की थी। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो पार्ट देख लो, बेसिक समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रॉपर डिटेल में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाओ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि एग्जाम्स में जाके कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स देखेंगे। 6 एस्पेक्ट्स या लगा लो 6 एडजस्टमेंट्स होती हैं जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में करनी पड़ती हैं। हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो अच्छे से देखेंगे। और ये 6 एडजस्टमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी और आप साथ साथ में इन्हें देखना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोई भी 3-4 एडजस्टमेंट्स को वो यूज करके ना एक क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं और फिर आप जाके कंफ्यूज हो जाते हो। तो किसी भी एडजस्टमेंट को स्किप मत करना, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से देखना। एंड कोई भी डाउट लगे तो साथ में ही कमेंट कर देना, क्योंकि एक भी एडजस्टमेंट अगर आपको समझ में ना आई तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम्स में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो साथ साथ में अच्छे से मेरे साथ कवर करना। तो 6 एडजस्टमेंट्स है। पहली जो स्पेशल एस्पेक्ट है, एडजस्टमेंट है, उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। दूसरे में हम रेमनरेशन के बारे में देखते हैं। रेमनरेशन में मैंने आपको बताया था सैलरी और कमीशन की बात होती है जो हम पार्टनर्स को देते हैं। तो इसमें इसका ट्रीटमेंट बताया जाता है कि हम कैसे सैलरी या कमीशन को देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, कि जो पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, उसमें से जो हम उनसे इंटरेस्ट लेते हैं एज अ फर्म, तो वो इंटरेस्ट को कैसे चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, की जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं उस पे हम कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस, मतलब कि पास्ट में कोई गलत एंट्री हमने डाल दिया, अब हमें पता लगा कि अच्छा ये नहीं ये डालना था, तो हम उसे कैसे सही करेंगे, कौन सी एंट्री डालेंगे, इसको इसमें देखेंगे। इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सिक्स्थ इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, की अगर हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि इस पार्टनर को हमने प्रॉफिट का इतना हिस्सा देना ही देना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, एक एक करके हम इसे देखते हैं। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। तो दो मेथड्स होते हैं, मतलब दो तरीके होते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। पहला तरीका होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे बताया था प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट, और मैंने आपको कहा था ये कैपिटल अकाउंट कब यूज होगा और करंट अकाउंट कब यूज होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अब इसी पार्ट में हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। तो दो तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, पहला फिक्स्ड, मतलब कि फिक्स जो रहता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग होता है चेंज, चेंज होता रहता है। तो अब देखते हैं इनमें क्या फर्क है। तो जो पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि जो पार्टनर ने एक बार कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, मतलब पार्टनर ए और पार्टनर बी, 50, पार्टनर ए लेके आया 50,000 और पार्टनर बी लेके आया 1 लाख। तो जो वो कैपिटल एक बार बिजनेस में ले आए वो कैपिटल रहेगी फिक्स, वो चेंज
नहीं होगी, ठीक है, अनलेस पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ आउट ऑफ हिज कैपिटल। कब तक सेम रहेगी? जब तक पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आता या इस कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ नहीं कर लेता, मतलब निकाल नहीं लेता। मान लो पार्टनर ए ने कहा कि मैं 50,000 और इन्वेस्ट करूंगा, तो 50,000 पहला और 50,000 आपका, अब उसकी कैपिटल होगी 1 लाख। और पार्टनर बी ने कहा मुझे 20,000 की जरूरत है, तो मैं 20,000 अपनी कैपिटल में से निकालता हूँ और मेरी कैपिटल रहेगी 80,000। तो मुझे जो इंटरेस्ट वगैरह जो पे करना है वो 80,000 पे हो, 1 लाख पे नहीं, क्योंकि मैं 20,000 बिजनेस में से निकाल रहा हूँ। तो अगर उन्होंने कोई कैपिटल लेके आया, जैसे कि पार्टनर ए लेके आया 50,000, या विड्रॉ किया जैसे कि पार्टनर बी ने विड्रॉ किया 20,000, तो अब जो कैपिटल आई वो उनकी फिक्स्ड कैपिटल मानी जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर ना हम दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं, मतलब हर पार्टनर के, जैसे पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, तो पार्टनर ए के भी दो अकाउंट्स बनेंगे और पार्टनर बी के भी दो अकाउंट्स बनेंगे। अब वो कौन कौन से दो अकाउंट्स बनेंगे? एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। ऐसे ही पार्टनर बी का भी एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तभी बदलता है या अगर एडिशनल कैपिटल आए तो वो क्रेडिट होगा, अगर विड्रॉ की जाए तो वो डेबिट होगा। इसे मैं अभी आपको फॉर्मेट से समझाती हूँ। और करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में हम बाकी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती है, ड्रॉइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेमनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बाकी ट्रांजैक्शन होती है, जो बाकी प्रॉफिट में से हम हिस्सा पार्टनर्स को बांटते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी एंट्रीज आती हैं करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस नॉर्मली सेम ही रहता है, क्योंकि एक बार जो कैपिटल वो ले आए। हाँ, अगर उन्होंने कोई परमानेंटली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या विड्रॉ की है, तो उस अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हम अकॉर्डिंगली कर देंगे, तो उसका बैलेंस चेंज होगा, नहीं तो उसका बैलेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होगा, क्योंकि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की जो बाकी सारी एंट्री होंगी वो भी शो करेंगे। तो एक बार इनका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे कि हमने इकट्ठे बना दिए एक्स एंड वाई का। तो इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना पिछले साल का बैलेंस होगा उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके बाद अगर उन्हें कोई ड्राइंग्स की है तो उसे डेबिट कर देंगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई कैपिटल लेके आया है तो वो बाय कैश या बाय बैंक कर देंगे। ये तो जर्नल एंट्रीज बिल्कुल बेसिक हमें आती हैं। तो अगर वो लेके आए हैं तो उसे क्रेडिट कर देंगे, अगर उन्होंने विड्रॉ किया है तो उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब पैसा कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और जो बैलेंस बचा वो हम कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ कैपिटल के रिलेटेड ही एंट्रीज आएंगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की एंट्री आएंगी पार्टनर करंट अकाउंट में, तो इसमें भी बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो बाय बैलेंस होगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। वो डिपेंड करेगा बैलेंस के ऊपर, डेबिट और क्रेडिट, तो इसे ध्यान रखना। उसके बाद ड्राइंग्स है तो टू ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे की है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, या इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इधर भी बैलेंस हो सकता है इधर भी, तो जिधर बैलेंस होगा उस साइड हमें से डाल देंगे। तो ये मैंने इसीलिए स्टार मार्क किया है, क्योंकि बैलेंस किसी भी साइड हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इधर जो क्रेडिट साइड एंट्रीज आई, इनको ना लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद है तो आपको पता होगा हम क्या करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते थे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल था ए और बी। तो फिर अब
एंट्री चेंज होगी जब हम उनके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो वो बाय साइड आ जाएगा। ऐसे ही बाय कमीशन, बाय सैलरी। तो जो डेबिट साइड एंट्रीज थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, और जो एंट्रीज क्रेडिट साइड थी वो अब ऑपोजिट होके डेबिट साइड हो जाएंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अच्छे से फॉर्मेट आता है, लॉजिक पता है, तो आप उसके बेसिस पे इसे आराम से बना सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उससे पहले हम देखते हैं कि जो बैलेंस बचा तो वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है, ये फर्म ने पे करनी है एट द एंड। जब बिजनेस बंद होगा तो हमें पार्टनर्स को उनका बनता हिस्सा, उनकी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये भी पे करना है। और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो जाएगा एसेट साइड। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना, याद रखना। अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब हुआ? फ्लक्चुएटिंग का मतलब हुआ चेंज हो रहा है। तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और जितनी भी एंट्रीज होती हैं, चाहे वो एडिशनल कैपिटल की है, चाहे वो ड्राइंग्स की है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की है, जितनी भी सारी की सारी एंट्रीज जो ऊपर हमने दो अकाउंट्स में की ना, वो सारी एक ही अकाउंट में जाएगी, जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें अलग अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही यूज करते हैं, लेकिन जहां पे लिखा हो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो वो यूज करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करंट अकाउंट कब यूज करना है, जैसे 2A करंट अकाउंट या 2B करंट अकाउंट तब यूज करना है अगर हम फिक्स्ड अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो हम कैपिटल अकाउंट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम अकाउंट बनेगा जैसे ऊपर किया है, वो दो अकाउंट्स की बस एंट्री कंबाइन हो जाएगी। जैसे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद ड्रॉइंग्स है तो टू कैश बैंक। ओके, अगर टू कैश बैंक वाली ड्रॉइंग्स कब आएंगी? अगर उन्होंने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने प्रॉफिट में से, जैसे साल में प्रॉफिट आया उसमें से थोड़ा सा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो वो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कैपिटल में से, जैसे मैंने बताया ना कि ए के 50,000 थे, वो 50,000 और ले आया, तो अब उसके 1 लाख होंगे। तो ऐसे तो ऐसे उन्होंने कैपिटल में एडिशन की तो वो बाय कैश बैंक आएगी। लेकिन ड्रॉइंग्स, जैसे बी ने 20,000 विड्रॉ किए थे कैपिटल में से, अब उसकी कैपिटल 80,000 रहेगी थी, तो ऐसी अगर उन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किए तो टू कैश बैंक होगा। लेकिन अगर उन्होंने प्रॉफिट में से, साल में कोई प्रॉफिट आया उसमें से ड्रॉइंग्स किया, तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस है तो सारी एंट्रीज वैसे की वैसे ही रहनी है। बट पहले जो दो हमने अकाउंट सेपरेट बनाए थे, वो दोनों अकाउंट कंबाइन हो गए, एक ही अकाउंट में सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, जो है कैपिटल अकाउंट। अब इसके बैलेंस कहाँ शो करेंगे? इसमें तो एक ही अकाउंट है, तो क्रेडिट बैलेंस जाएगा लाइबिलिटी साइड और डेबिट बैलेंस जाएगा एसेट साइड। वेरी सिंपल। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, और इसके अंडर हम वन अकाउंट ही बनाते हैं, जो है कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। अपनी मर्जी से फिक्स्ड वाले के हिसाब से दो अकाउंट्स मत बनाया ना, कैपिटल और करंट। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो ये ही मेथड यूज करोगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत इजी था, फॉर्मेट आपने देख लिया। अब हम इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? A and B are partners with capital of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2024. तो A and B दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दी हुई है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, उनके नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000, और उसके बाद पार्टनरशिप डीड की कुछ प्रोविजंस है, जैसे सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दे दिया, ड्राइंग्स का दे दिया। ड्राइंग्स
बता भी दी कितनी है और उसपे इंटरेस्ट भी बता दिया कितना है, तो सिंपल एंट्रीज डालनी है। तो आपने पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के, दोनों तरीके से, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट सही नहीं बनाओगे ना तो मार्क्स कट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है नेट प्रॉफिट, तो ये कहाँ पे जाएगा, बाय साइड। तो इसे हम करेंगे क्रेडिट, तो हम डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आप प्रॉपर लिखोगे यहाँ पे, विच इज 24,000। ठीक है, उसके बाद और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है बी की सैलरी, तो हम देंगे बी को सैलरी टू बीज सैलरी अकाउंट। सिर्फ बी को सैलरी देनी है तो बी को ही सिर्फ दोगे, ए का आप कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलोगे। 6,000 पर एनम, तो पूरे साल की दी हुई है, ये बहुत ध्यान से लिखना, पर मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, पर इसमें पर एनम है तो पूरे साल की है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से देखने वाली होती हैं। अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़ोगे ना, 2 बार पढ़ोगे, देखोगे, लिखोगे, फिर आप गलती नहीं करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट का, तो हम देंगे पार्टनर को इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम, तो कैपिटल कितनी है, ए की है 60,000 का 6%, और बी का है 20,000 का 6%। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये आएगा 3600 ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का आएगा 1200, और ये टोटल बना 4800 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमें बताया गया ड्राइंग्स, हाँ इन्होंने 5% पर एनम भी दिया, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करके भी बता दिया, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ड्राइंग्स मेड भी बताई हैं, इनका हम इसमें नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालते हैं। ड्राइंग्स का यूज होगा कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो ये आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए एंड बी का। हमें गिवन है ए की है 200 एंड बी की है 100, तो 300 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद अब हम देखेंगे बैलेंस, तो हमारा कौन सा बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। देख के ही पता लग रहा है, ये बना 24,300 और ये तो 10,800 है, तो ये बैलेंस ही ज्यादा आ रहा है। तो इधर हम, हमारा बैलेंस जो बचा ये हुआ हमारा प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारा डेबिट साइड बैलेंस बचा। तो ये आएगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। एक बार दोनों में करोगे, क्योंकि उन्होंने हमें दोनों तरीके से ही क्वेश्चन पूछा है। अगर अकेला फिक्स्ड पूछते तो आप ट्रांसफर करते करंट अकाउंट में, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग पूछते तो आप करते कैपिटल अकाउंट में। दोनों पूछ लिया है तो हम दोनों ही लिख देंगे, ठीक है, करंट और बी का भी, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसको किस रेशियो में करोगे आप ट्रांसफर, तो ये हमारा टोटल आया 24,300। 24,300 में से हम 24,300 में से हम 10,800 माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास बचेगा 13,500। तो इसको हम डिवाइड करेंगे ए एंड बी में। कौन सी रेशियो में, क्या रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी नहीं गिवन। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होती तो हम इसे इक्वल समझते हैं,
और 1:1 में डिवाइड कर देते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना। अगर गिवन है ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हम इन्हें इक्वली कर देते हैं डिवाइड। तो अब तो कैलकुलेट करके देखो कितना आया, 6750 एंड 6750। ये हमने उनके अकाउंट्स में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। बस इसमें इस चीज का ही ध्यान रखना होता है, अगर अकेला फिक्स्ड अकाउंट उन्होंने बताया होता तो करंट लेते, क्योंकि उसमें दो अकाउंट बनते हैं और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है करंट अकाउंट में। और अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल में करते हैं। इसमें दोनों पूछ लिए उन्होंने तो हमने दोनों में करके दिखा दिया। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं और एक भी पूछ सकते हैं, और अगर एक पूछा तो जो पूछा होगा उसी में ट्रांसफर करना। तो अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे से, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स व्हेन फिक्स्ड। तो फिक्स्ड के केसेस में हमने कहा, क्या कहा, दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो बनाए दो अकाउंट। चलो, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इकट्ठे बनाऊंगी ए और बी का, और करंट अकाउंट इकट्ठे बनाऊंगी। तो आप ये अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे पहले ए का कैपिटल अकाउंट बना दिया और फिर बी का कैपिटल अकाउंट बना दिया, और फिर ए का करंट अकाउंट बना दिया और बी का करंट अकाउंट बना दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, जैसे इजी लगे वैसे कर देना। डेट, पर्टिकुलर्स, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं बैलेंस लिखते हैं। तो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे तो 2024 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस हमने कहा था, ए का 60,000 एंड बी का 20,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन था, क्योंकि ना वो कोई कैपिटल लेके आए ना उन्होंने कुछ विड्रॉ की है। हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था वो प्रॉफिट में से था। वैसे वो परमानेंट वाली कोई कैपिटल, एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आए, ना ही उन्होंने कोई कैपिटल में से पैसा निकाला है। वो तो प्रॉफिट में से निकाला है, वो तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो सिंपल हम 2025 31 मार्च करके बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। इधर भी सेम आएगा 60,000 और 20,000, तो ये सेम इतना ही रहेगा। तो ये कैपिटल अकाउंट रहा सेम। अब मेन इसमें आता है करंट अकाउंट, जिसमें बाकी की सारी एंट्रीज हम डालते हैं। करंट अकाउंट में मैं पार्टनर्स का ए और बी का इकट्ठे बनाने जा रही हूँ। एक ही अकाउंट में सारी की सारी एंट्रीज हो जाएंगी। मुझे ना ये भी बहुत इजी लगता है, साथ साथ मुझे पता लगता रहता है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बनाती हूँ ना मेरे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप अपने वे से देखना ताकि एग्जाम में टाइम कम लगे। इतना टाइम नहीं वहां पे होगा कि आप एक एक चीज को सोचो। तो जिस तरीके से आपको लगता है, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, आपका टाइम भी कम लगेगा, आप उस वे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। अब कैपिटल की एंट्री तो हमने डाल दी। अब इसमें करंट अकाउंट में बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो बाकी सारी हमने एंट्रीज की हैं वो डालेंगे। एक तो 2025 ही लेंगे, क्योंकि हम ईयर एंड में ही एंट्रीज को सारी डालते हैं। ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, तो ईयर एंड में ही हम एंट्रीज डालेंगे मार्च 31 2025 को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी या टू प्रॉफिट किया था ना, तो ये सारी एंट्रीज अब बाय वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड हो जाएंगी, और क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज उधर जाके डेबिट साइड हो जाएंगी। तो अगर आपको ये आता है, मैंने इसीलिए कहा था ये वीडियो अच्छे से देख लो, ये कंसेप्ट और इसका लॉजिक अच्छे से समझ लो। अगर ये आता है ना तो वो तो आपके लिए जस्ट बहुत ईजी है, जस्ट ये। तो अब हम ये देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3600 एंड बी का था 1200। साथ ही बी की सैलरी भी थी,
तो हम साथ में बी की सैलरी भी कर देंगे बाय बीस सैलरी अकाउंट। तो इसे ए में नहीं ट्रांसफर करेंगे, बी में ही करेंगे। ए में नथिंग एंड बी में आएगी 6000। उसके बाद हमारे पास क्या था डेबिट साइड पे उधर, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसे ट्रांसफर करेंगे, इधर आएगा क्रेडिट साइड। कैसे आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750 एंड 6750। और उधर क्या था हमारे पास, एक हम लेते हैं ड्राइंग्स। तो पहले हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स हमारी कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, ए की गिवन थी, ए की 6000 एंड बी की 4000। एंड उसके बाद हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कितनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ये गिवन थी, ए की थी 200 एंड बी की थी 100। ठीक है, अब आप देखोगे कि कितना बैलेंस आया, इसे आप टोटल करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, और डेबिट बैलेंस कम आ रहा है, तो बैलेंस इस साइड आएगा, डेबिट साइड। टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल करो इसका क्रेडिट साइड का, ये बना 3600 प्लस 6750। तो ए का बना ये 10350 एंड बी का बना 1200 प्लस 6000 प्लस 6750 करके ये टोटल आया 13950। और इसमें से अब माइनस करो, ए का 10350 में से 6000 माइनस करो और 200 माइनस कर दो, तो कितना बैलेंस बचा आपके पास, आपके पास जो बैलेंस आया वो आया 4150। और बी का 13950 में से ये 4100 को माइनस करो, तो आपके पास आया 9850। ठीक है, ये बैलेंस रहेगा सेम। ये हमने बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जब हमारे पास ए पार्ट गिवन है फिक्स्ड अकाउंट वाला। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम करंट अकाउंट ही बनाएंगे। जो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री की ना, बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन वाली, तो ये एंट्रीज भी कहाँ पे आ जाएंगी, एक ही अकाउंट में आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट आप खुद बनाओगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया, क्रेडिट आया और कितना आया इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट एडजस्टमेंट या एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट विच इज रेमनरेशन। तो रेमनरेशन में मैंने आपको बताया दो चीजें आती हैं, एक आती है सैलरी और एक आती है कमीशन। तो जो सैलरी हमने पार्टनर को पे करनी है वो ऑलरेडी गिवन होती है कि इतनी सैलरी देनी है या जो भी है। लेकिन कमीशन जो हमने देनी होती है ना, तो वो हमें बताई होती है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट पे 10% देनी है कमीशन या प्रॉफिट पे 15%। क्योंकि जर्नली भी आपने अपने बिजनेसेस में देखा होगा कि कमीशन हमेशा प्रॉफिट्स पे दी जाती है, जबकि सैलरी तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है। तो इसमें भी यही अज्यूम करके चलते हैं कि सैलरी गिवन होती है और कमीशन का अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन होता है और हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दो तरीके से कमीशन हमें गिवन हो सकती है, एक तो आ गया परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका क्या मतलब हुआ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, कि कमीशन जो हमने देनी है वो नेट प्रॉफिट पे देनी है कमीशन चार्ज किए बिना। तो हम क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट पे सीधा ही कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर दिया हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसका मतलब होता है कि जितना नेट प्रॉफिट आया उसमें से पहले कमीशन को माइनस करो, उसके बाद उस पे परसेंटेज लगाओ और फिर कमीशन कैलकुलेट करो। तो वो थोड़ा ना टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर उन्होंने लिखा है बिफोर तो सीधा ही नेट प्रॉफिट पे इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 कर दो। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहा है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट करके डिवाइडेड बाय 100
में रेट पहले प्लस करोगे फिर कैलकुलेट करोगे। कंफ्यूज हो गए तो मत हो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ देखते हैं। बस हाँ, एक बार ये फॉर्मूलाज नोट कर लो। बिफोर तो आप इजीली कर लोगे, सिंपल नेट प्रॉफिट इनटू रेट जितना गिवन है डिवाइडेड बाय 100। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यही मेरे को पता है आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3:2:1। तो A, B, C और D पार्टनर्स हैं। ये इस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करनी है। उसके बाद फर्म का प्रॉफिट बता दिया 1,80,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 20% कमीशन देनी है। तो क्या नोट करना है, बिफोर या आफ्टर? जहां पे कमीशन देनी है तो सीधा मतलब कैलकुलेट करने लग जाना, पहले वर्ड चेक करना बिफोर या आफ्टर। इन्होंने दिया है आफ्टर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? आफ्टर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बिफोर वाला नहीं लगेगा। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, और कमीशन को उन्होंने बता दिया इस रेट में शेयर करेंगे। तो अगर वो कमीशन का शेयरिंग रेट नहीं बताते तो हम प्रॉफिट की रेशियो में, इस रेशियो में शेयर करते। लेकिन जब उन्होंने बताया है तो जिस रेशियो में बताया है उस रेशियो में ही कमीशन को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आएगा नेट प्रॉफिट जो है 1,80,000, उसके बाद रेट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना है 20। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। तो ये हमारे पास कमीशन आ गई 30,000 कैलकुलेशन के बाद। अगर उन्होंने बिफोर कहा होता तो ये 20 हम ऐड नहीं करते, ये आता 1,80,000 इंटू 20/100। लेकिन उन्होंने आफ्टर कहा है तो नीचे भी रेट को ऐड किया जाएगा 100 में, तो ये 120 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कमीशन आई 30,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 30,000 को ए, बी, सी और डी में किस रेशियो में करेंगे। अगर रेशियो गिवन नहीं होती तो 4:3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते। पर अब रेशियो गिवन है 2:3:2:3, तो इस रेशियो में ही करेंगे। तो 30,000 इंटू 2। अब मैंने क्या कहा था, नीचे डिनोमिनेटर कैसे डिसाइड होता है, इनका प्लस प्लस 3+2+3। तो ये हमारे पास आया 10 टोटल। तो 10 हो गया डिनोमिनेटर। ऐसे ही 30,000 इंटू 3/10, अब डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, इंटू 2/10 एंड 30,000 इंटू 3/10। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी कमीशन आई? ए का शेयर आया 6,000, बी का शेयर आया 9,000, सी का शेयर आया 6,000 एंड डी का शेयर हमारे पास जो आया वो आया 9,000। तो इनके कमीशन का शेयर दे दिया। उन्होंने हमें क्या कहा है, प्रॉफिट्स बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जितने टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें से हम कमीशन जो कि 30,000 है उसे माइनस करेंगे, और जो प्रॉफिट आया, जो अमाउंट बचा, उसको हम 4:3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। कैसे? 1,80,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट था, इसमें से हम कमीशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करते हैं ना ऐसे। तो 30,000 कमीशन माइनस की हमारे पास आया 1,50,000। इसे हम ए, बी, सी और डी में, ए, बी, सी और डी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, ना कि कमीशन की रेशियो में। बस ये ही पॉइंट भी उन्होंने आपको कंफ्यूज करना है। तो इस रेशियो में 4:3:2:1 में डिवाइड कर दो। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, ए का आएगा 60,000, बी का आएगा 45,000, सी का आएगा 30,000 और डी का आएगा 15,000। कैसे? ये मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं, वैसे ही आप कर दोगे। डिनोमिनेटर फाइंड कर लोगे, इनका टोटल भी 10 ही बनता है। तो ऐसे ही आप 1,50,000 इंटू 4/10, इधर 1,50,000 इंटू 3/10, 2/10 एंड 1/10 करके ये आपके पास आंसर
आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपने। कौन सी चीज वो? कि बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग है, बट बहुत सिंपल है। तो बस इस चीज का ध्यान रखो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन हमेशा सही होगा आपका। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। कि हम पार्टनर की ड्राइंग्स पे, कौन सी ड्राइंग्स जो उन्होंने प्रॉफिट में से की हुई है, तो उस पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो उन्होंने यही बताया, दो तरह की ड्राइंग्स होती है, कैपिटल में से और प्रॉफिट्स में से। कैपिटल में से अभी मैंने आपको बताया कि कोई पार्टनर जब अपनी कैपिटल में से पैसे को विड्रॉ कर लेता है तो वो होता है अगेंस्ट कैपिटल। और अगर वो पार्टनर प्रॉफिट में से अपना कुछ हिस्सा पहले ही निकाल लेता है एज अ ड्रॉइंग्स, उसे मान लो साल में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसने कहा कि मुझे 10,000 दे दो, लेकिन मेरी कैपिटल मत माइनस करना। कैपिटल मान लो मेरी 1 लाख है तो वो 1 लाख रहने दो, मुझे प्रॉफिट में से जितना मेरा हिस्सा बनेगा उसमें से 10,000 कम दे देना, क्योंकि मैंने पहले 10,000 ले लिए। तो ये होता है अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो अगर अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पे हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख मान लो एक पार्टनर की कैपिटल थी, उसने बीच में से 10,000 विड्रॉ कर लिया, वो उसके पास कैपिटल 90,000 बची, तो अब हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 90,000 देंगे। तो उसने 10,000 जो लिए, तो हम उससे इंटरेस्ट क्यों लें? क्योंकि वो उसकी कैपिटल थी, उसका पैसा था, उसने 10,000 निकाल दिया, उसने कहा मेरा 90,000 रखो, और जो भी मुझे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 90,000 पे देना, 1 लाख पे मत देना। तो ये उसका पैसा था, उसने निकाल लिया, तो हम उससे नहीं इंटरेस्ट ले सकते ड्राइंग्स पे। लेकिन जो प्रॉफिट्स में से उसने निकाला उस पे हम इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि साल के मान लो एंड पे हमने उसे 50,000 देने थे, लेकिन उसका मान लो प्रॉफिट का हिस्सा 50,000 बनता, हमने एंड में उसे देने थे, लेकिन उसने पहले ही साल के मान लो 6 महीने पहले ही 10,000 बीच में से निकाल लिए। तो अब हम उस 6 महीने का एक्स्ट्रा उससे इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ना, क्योंकि अगर वो बाहर जाके भी 10,000 लेता किसी से एज अ लोन या कुछ भी, तो उसे भी तो उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना। तो हम एज अ फर्म भी उस पे उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो हाँ, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट्स है ड्राइंग्स तो उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर अगेंस्ट कैपिटल है उस पे नहीं होता। जो कैपिटल का होता है ना, इसको हम कैपिटल को कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ड्राइंग्स को हम नहीं करते। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं करते, क्योंकि इसका कैपिटल से कुछ लेना देना नहीं है। इसका एज द नेम सुजेस्ट प्रॉफिट्स में से ही लेना देना है, प्रॉफिट का हिस्सा ही कम ज्यादा हो रहा है, कैपिटल का कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना। तो एक बात तो समझ आ गई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट होगा वो अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ना कि अगेंस्ट कैपिटल। तो ये कंसेप्ट तो आपको अभी क्लियर हो गया कि अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग्स की है तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। अब ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, एक इरेगुलर और एक रेगुलर। इरेगुलर होता है कि या तो सेम अमाउंट, मान लो 5,000 निकाल रहा है, या फिर अलग अमाउंट की, एक बार 5,000 निकाल लिए, एक बार 10,000 निकाल लिए, लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब कि इरेगुलर टाइम पीरियड पे। मान लो अगर सेम अमाउंट निकाले, 5,000 निकाले, आज निकाले, फिर 1 महीने बाद निकाले, फिर मान लो 4 महीने बाद निकाले, फिर मान लो 10 महीने बाद निकाले, या 6 महीने बाद निकाले, मतलब, या फिर अलग अलग अमाउंट, जैसे आज 5,000 निकाल लिए, अगले महीने 10,000, फिर 15,000, फिर 7,000, अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है इरेगुलर इंटरवल पे, मतलब हर महीने नहीं निकाल रहा। जैसे पहले 1 महीने बाद निकाल ले, फिर 4 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, ऐसे। लेकिन रेगुलर ड्राइंग्स होगी, सेम अमाउंट निकाल रहा है और रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहा है। मान लो 5,000 वो निकाल रहा है और हर महीने महीने बाद 5,000 निकाल रहा है, या हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद 5,000 निकाल रहा है, मतलब सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड के बाद। इंटरवल्स होता है टाइम ड्यूरेशन, सेम टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो वो होगी रेगुलर ड्राइंग्स। तो अब इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है अलग। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड अलग है, अमाउंट अलग है, तो ट्रीटमेंट भी तो अलग होगा ना। तो
अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड, और अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। तो अब ये मेथड कैसे होते हैं सॉल्व वो हम देखते हैं, लेकिन याद रखना पहले एक कंसेप्ट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है, अगेंस्ट कैपिटल नहीं। और ड्राइंग्स दो तरह की होती है, इरेगुलर और रेगुलर। इनका क्या मतलब है वो अच्छे से समझ लेना। इरेगुलर ड्राइंग्स में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं और रेगुलर ड्राइंग्स में हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है कि जब हम इरेगुलर ड्राइंग्स करते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है जिसमें हर ड्राइंग का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमें डेट्स देती है ऐसे 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, मतलब ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। जैसे पहले उसने 1 मई को भी ड्रॉ किया, फिर 3 महीने बाद 1 अगस्त को किया, फिर 2 महीने बाद 30 सितंबर को किया, फिर 31 जैन को किया, 4 महीने बाद जाके फिर उसने 2 महीने बाद 31 मार्च को किया, तो अमाउंट दे दिया कितना कितना पैसा विड्रॉ किया। उसके बाद हमने 31 मार्च 2025 ईयर एंडिंग है, तब तक देखना है कि अब कितने मंथ्स बाकी हैं, क्योंकि जितना समय बाकी होगा उतना ही का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना। मान लो 1 मई को उसने 2000 विड्रॉ किए, तो अभी 31 मार्च 2025 होने में कितने महीने पड़े हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को ईयर शुरू हुआ था, तो अभी अप्रैल बीती, अप्रैल के बाद मई का पहला दिन ही है, पहले दिन 2000 निकाले, तो अभी 11 महीने बचे हैं साल खत्म होने को। ये 11 महीने बाद उसको उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिलना था, लेकिन उसने पहले ही निकाल लिया, तो हम 11 महीने का क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये आ गया 11। तो इसी तरीके से 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं, ऐसे ही आप सारा कैलकुलेट करोगे, आपके पास पता लग जाएगा। ये 31 मार्च को गया तो ये 0। तो उसके बाद हम एक एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है, इंटरेस्ट रेट बता दिया 12%, बहुत इजी। कैसे, 2000 पे 12%, 12/100, कितनी देर के लिए, 11 मंथ्स के लिए, 11/12, ये आ गया 220। फिर 5000 पे 12% कितनी देर के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 8/12, ये आ गया 400। 2000 पे 12%, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, 12%, 12%, सिर्फ मंथ्स चेंज होते जाएंगे। ये आएगा 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये 30 सितंबर को किया है ना, तो इसमें सितंबर का मंथ नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर सितंबर का एंड डे है। तो हम अक्टूबर से देखेंगे कितने महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स पड़े हैं अभी, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डे ऑफ सितंबर को भी ड्रॉ किया है, तो उसके बाद देखेंगे 6 महीने अभी बचे हैं। तो गलती से सितंबर को कंफ्यूज होके काउंट मत करना, क्योंकि आखिरी दिन ही उसने निकाला है, 6 मंथ्स का करेंगे। ऐसे ही सेम है 2 मंथ्स का, और ये 0 आ गया, तो ये 0 बना, क्योंकि एंड डे ही उसने विड्रॉ किया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं बना। तो इसको टोटल कर देंगे, जैसे 220 प्लस 400 प्लस 120 प्लस 120, ये आ गया 860 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अभी हमने जो मेथड देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये था सिंपल मेथड। केस हम कर रहे हैं इरेगुलर इंटरवल्स का, तो इसमें हमने कहा था प्रोडक्ट मेथड लगता है। तो दो तरीके हैं, एक तो हम सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। अगर मंथ्स है तो 1/12 लेंगे, जैसे इसमें मंथ्स थे तो 1/12, अगर डेज की बात हुई है तो 1/365। ओके। और टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स एंड डेज। इसको इसी क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन हम लेते हैं, ये सिंपल मेथड आपने देख लिया। अभी मैं प्रोडक्ट मेथड के साथ भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। कई बार एग्जाम्स में स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि प्रोडक्ट मेथड से निकालो, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हम यही सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या, डेट सेम रहेगी, अमाउंट सेम रहेगा, और नंबर ऑफ मंथ सेम रहेंगे। तो हम क्या निकालेंगे पहले, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का क्या मेथड है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, या फिर अगर डेज है तो डेज, तो यहाँ पे मंथ्स है, तो नंबर ऑफ मंथ्स भी है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स भी है। तो हम एक बार टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो मान लो अमाउंट को हम कंसीडर करते हैं बी, और इसको हम ले लेते हैं सी, नंबर ऑफ मंथ्स को। तो बी इंटू सी आ गया टोटल प्रोडक्ट, मतलब 1 मई का
1 मई 2024 डेट का हम टोटल प्रोडक्ट लेंगे, विच इज 2000 into 11, ये आया हमारे पास 22,000। उसके बाद 5,000 into 8, ये हमारे पास आया 40,000। 2,000 into 6, 12,000। 6,000 into 2, 12,000। एंड 2,000 into 0 is 0। अब इसका करेंगे हम टोटल। तो इसका टोटल करो और देखो कितना आया। इसका टोटल हमारे पास आया 86,000। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे हमने एक एक पे रेट लगाया, एक एक की निकाली, इसमें ये नहीं करेंगे। इसमें सिंपल हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% इंटू, तो यहाँ पे हमने मंथ्स लिए थे कि कितने मंथ्स लेफ्ट है, तो ये आएगा 1/12। तो अगर डेज होते तो 1/365 आता। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आएगा। तो ये हमारे पास आया 860। तो देखो सेम आंसर आना चाहिए, ये सेम है। सिंपल मेथड से भी आपका जो आंसर आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 860 आया था, और प्रोडक्ट मेथड से भी 860 आया। तो ये जो मेथड है ना, वो मेरे को थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि कहाँ वहां पे एक एक का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, क्या आपने सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया और एक ही फॉर्मूला लगा के आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। तो अगर इररेगुलर इंटरवल्स है तो प्रोडक्ट मेथड लगता है। बट हाँ, सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिंपल मेथड में एक एक का निकालते हैं और प्रोडक्ट मेथड में ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो हम रेगुलर इंटरवल्स पे यूज करते हैं वो है एवरेज पीरियड मेथड। तो रेगुलर इंटरवल्स हमने देखा सेम अमाउंट भी ड्रॉ कर रहे हैं और सेम टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, रेगुलर टाइम पीरियड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ड्राइंग्स की कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो रहता ही रहता है, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। हम एवरेज पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज पीरियड होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, की जब आपने पहली बार पैसे निकाले, पहली बार फर्म के प्रॉफिट में से पैसे निकाले, उसके बाद कितने महीने बचे थे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, जब आपने उस साल में आखिरी बार पैसे निकाले तो उसके बाद कितने महीने बचे थे वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर खत्म होने में, डिवाइडेड बाय 2। मेरे को पता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बट कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बहुत सिंपल है, ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो ड्राइंग्स भी गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा, निकालना क्या है? एवरेज पीरियड। उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। क्या है उसका फॉर्मूला? कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम क्वेश्चन से देख लेते हैं, और जैसे आप मेरे साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Raj made the following drawings during the year ending 31st March 2025. Calculate interest on drawings at the rate 10% per annum। तो उन्होंने ईयर एंडिंग बता दिया, ईयर कब एंड हो रहा है? 31st March 2025। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता दिया उन्होंने, विच इज 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। उसके बाद उन्होंने कुछ केसेस दे दिए, और ये केसेस प्रैक्टिस करने से ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ समझो और प्रैक्टिस भी करो। केस ए में उसने 5,000 विड्रॉ किए एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत पे उसने 5,000 विड्रॉ किए। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वेरी इजी, अभी मैंने फॉर्मूला करवाया। पहले आता है टोटल ड्राइंग्स। तो अब टोटल ड्राइंग्स उन्होंने क्या 5,000 ड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने वो 5,000 निकाल रहा था। तो टोटल ड्राइंग्स कैसे आएंगी?
हर महीने 5,000 निकाल रहा था और उसने 12 महीने निकाल ली, तो 60,000 उसने ड्रॉ किया, तो टोटल लेना है। कई बार कंफ्यूज होके ना हम 5,000 यूज कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, और कंसेप्ट आते जाते सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना कि ये 5,000 नहीं है, 60,000 है, क्योंकि उसने हर महीने 5,000 निकाले। तो पूरे साल में कितने निकाले? पूरे साल में तो उसने 60,000 निकाले ना, तो ये आएगा 60,000। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू एवरेज पीरियड, जो हमने अभी फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज पीरियड होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो उन्होंने कहा कि उसने हर महीने की बिगिनिंग में, मतलब शुरुआत में ही पैसे निकाल दिए। मतलब कि उसने 1 अप्रैल 2024 को ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ होगा, तो उसने 1 अप्रैल 2024 को पहले दिन ही 5,000 विड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद अभी कितने महीने बचे थे ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंड होने को? 12 के 12 महीने बचे थे, तो आ गया 12 प्लस आखिरी बार उसने कब पैसे निकाले उस अकाउंटिंग ईयर के? तो उसने 1 मार्च 2025 को निकालने होंगे, क्योंकि अगर वो 1 अप्रैल 2025 को निकालेगा, वो तो अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया, क्योंकि 31 मार्च को तो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया पिछला। तो उसने 1 मार्च को ही निकाले होंगे, मंथ की स्टार्टिंग में पहले दिन ही निकाले हैं तो उसके बाद 31 मार्च तक अभी पूरा का पूरा एक महीना बचा था, तो उसने पैसे निकाले। तो एक महीना बचा था, +1 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 6.5। तो एवरेज पीरियड आ गया 6.5। अब इसे कैलकुलेट करके बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 3250। तो ये था केस ए। इसके बाद देखेंगे हम केस बी। केस बी में क्या है? केस बी में भी उसने 5,000 विड्रॉ किए, पर उसने मिडल में किए, मतलब हर महीने के बीच में, यानी कि 15 तारीख को किए होंगे। तो इसमें टोटल ड्राइंग्स तो सेम रहेंगी, 60,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सेम रहेगा। क्या चेंज होगा? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बार जब उसने पैसे विड्रॉ किए होंगे, तो मिडल में कब किए होंगे? 15 अप्रैल को। तो उसके बाद कितने महीने अभी बचे होंगे? तो अभी 15 दिन ही बीते थे, आधा महीना बीता था, मतलब 11.5 मंथ्स तो बचे थे। तो 11.5 आ गया, प्लस जब उसने आखिरी बार विड्रॉ किए होंगे, तो उसने किए होंगे 15 मार्च को, और अभी 15 दिन पेंडिंग होंगे, मतलब आधा महीना बचा होगा वो अकाउंटिंग ईयर एंड होने में। तो ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6 मंथ आ गया हमारा एवरेज पीरियड। और अब कैलकुलेट करके बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया ₹3,000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस है केस सी। उसने विड्रॉ किए 5,000 ही, लेकिन एट द एंड, तो ये केस सी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आंसर आया। ये मैं नहीं सॉल्व करके बताऊंगी, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद अगला केस डी करेंगे अब हम। ये है क्वार्टर का कंसेप्ट। तो क्वार्टर का मतलब हमें पता है क्या होता है, कि एक साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो जब हम एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्वार्टर देखेंगे, तो एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का। ठीक है, 3 महीने का होता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 15,000 पैसे निकाले। तो उसने हर महीने नहीं निकाले, हर क्वार्टर बाद निकाले। मतलब एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो उसने 4 बार ही पैसे निकाले होंगे। तो पहले टोटल ड्रॉइंग्स आएंगी 15,000 इंटू 4, क्योंकि उसने हर क्वार्टर की शुरुआत में निकाले। तो क्वार्टर 4 होते हैं, तो उसने 4 बार पैसे निकाले। तो अब ये टोटल ड्रॉइंग्स हमारे पास कितनी है? 15,000 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी हमारी ड्रॉइंग्स, विच इज 60,000। 60,000 ही आई। ठीक है, उसके बाद एवरेज पीरियड हमने निकालना है। उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लिखेंगे। क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज पीरियड, जो फाइंड करेंगे अभी हम, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मंथ्स की बात हो रही है। अब एवरेज पीरियड देखेंगे, तो जब उसने पहले क्वार्टर पैसे निकाले, मतलब पहला क्वार्टर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल को ही शुरू हो गया। तो उसके बाद कितने महीने बचे थे? 12 ही बचे थे, प्लस
आखिरी क्वार्टर के पहले, 3 महीने का क्वार्टर होता है तो आखिरी क्वार्टर के पहले 3 महीने ही बचे होंगे उसके बाद। तो +3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 7.5। तो ये आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको कैलकुलेट करो और आपके पास आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आया हमारे पास 3750। तो क्वार्टर की बात ही, बस आपको क्वार्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप फर्स्ट देखोगे और लास्ट देखोगे और एवरेज पीरियड निकाल के, वेरी इजी कंसेप्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। बस इसको याद रखना, टोटल ड्राइंग्स में बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, डायरेक्टली वो अमाउंट ले लेते हैं, नहीं उसको देखो मल्टीप्लाई करके फिर लो। और अगर पूरे ईयर का ही गिवन है तो फिर पूरे ईयर का यूज करो, लेकिन अगर एवरी मंथ एवरी क्वार्टर है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करो, टोटल ड्राइंग्स फाइंड करो, उसके बाद ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। उसके बाद केसी है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, ये भी आप खुद सॉल्व करोगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। और ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। केस ई आपके होमवर्क है, ये आप मुझे जरूर सॉल्व करके बताओगे क्या आंसर आया। केस एफ भी आपका होमवर्क क्वेश्चन अगेन, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, सेम वे से फाइंड करोगे। हाँ, केस जी अब हम करते हैं, क्योंकि केस जी में उन्होंने कहा है कि उसने एक बार ही विड्रॉ किए 1 जुलाई 2024 को। तो अब इसमें बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया। तो टोटल ड्राइंग्स 30,000 आई, कितनी डेट को किया, 1 जुलाई 2024। देखो इसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट थे अभी ईयर एंड होने में, मतलब 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक अभी कितने मंथ्स बचे थे। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स लेफ्ट थे, तो एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है, ये 9 मंथ्स ही हमारे लिए एवरेज पीरियड का काम करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, हमारी टोटल ड्राइंग्स है 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड 9/12। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 2250। तो ये था केस जी। ये बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है, हमने अभी प्रैक्टिस की और मैंने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए। कौन कौन से, केस सी, केस ई एंड केस एफ। ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि इसका आंसर क्या है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ए, बी एंड सी ने फॉर्म स्टार्ट की 1 अक्टूबर 2024। तो ये ध्यान रखना, उन्होंने मिडल ऑफ द ईयर में स्टार्ट किया है, 1 अक्टूबर की है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 1:1:1, मतलब इक्वल। ए ने 4,000 विड्रॉ किए एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ए ने किया किया हर मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ किए। पर टोटल ड्रॉइंग्स का ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स हम इंटू 12 करके नहीं लेंगे, 4,000 इंटू 12 नहीं करेंगे, इंटू 6 करेंगे, क्योंकि उसने क्योंकि फॉर्म ही 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, तो ये मिडल ऑफ द ईयर में स्टार्ट हुई है। तो ये 24,000 आएंगी टोटल ड्रॉइंग्स। ठीक है। उसके बाद बी ने भी 4,000 विड्रॉ किए बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और सी ने विड्रॉ किए 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ 31 मार्च 2025 का इंटरेस्ट, मिडल ऑफ एवरी ईयर। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे एट द रेट 5% पर एनम। तो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर किए वो भी बता दिया मेथड एवरेज पीरियड का, मिडल में किए वो भी बता दिया और एंड में किए वो भी बता दिया। इसमें सिर्फ एक फर्क था कि इंटू 12 नहीं करना था, इंटू 6 करना था। रीजन बीइंग की फॉर्म ही 6 महीने बाद इन द मिडल ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। तो टोटल ड्रॉइंग्स मैंने कैलकुलेट करके बता दी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप खुद कैलकुलेट करोगे एवरेज पीरियड निकाल के, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो जो जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो साथ में आप नोट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। मेरे को आप विथ क्वेश्चन नंबर आंसर बताओगे कि क्या आंसर आया आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो लेट्स सी कौन कौन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कैलकुलेट करना सीख लिया, लेकिन इसमें ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम देख लेते हैं कौन सी।
इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, जैसे इसमें तो गिवन था इस दिन विड्रॉ किया, इस दिन किया, तो अगर वो डेट ही नहीं दी हुई, डेट ही मिसिंग है, तो क्या करेंगे? देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। तो भी हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ना कि फुल ईयर का। जैसे आपको दे दिया ए विड्रॉ ₹10,000 एट द रेट 10% पर एनम। कब विड्रॉ किया, कैसे किया, कुछ नहीं है, तो एवरेज पीरियड नहीं निकाल सकते। लेकिन आपने सीधा 10,000 पे 10% नहीं करना, आपने 6/12 करना है, क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हो कि एवरेज पीरियड जो है 6 मंथ है। और इसे याद रखना, कई बार वो लिख देते हैं, कई बार क्या हर क्वेश्चन में ही ये चीज यूज होती है, और हम 6/12 नहीं करते, और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आंसर भी गलत हो जाता है। तो याद रखना कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं गिवन, मिसिंग है, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स कंसीडर करेंगे एंड 6/12 करके आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, when the rate of interest is given without the word per annum, interest is charged without considering the time factor। हाँ, लेकिन अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ पर एनम वर्ड यूज नहीं किया गया, उन्होंने क्या है, ए विड्रॉ ₹10,000 एट द रेट 10%, और साथ में पर एनम नहीं लिखा, तो आप करोगे 10,000 इंटू 10%, तो आप टाइम कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा है ए विड्रॉ 10,000 एट द रेट 10% पर एनम लिखा है, तो आप 10,000 का 10% करके 6/12 करोगे, तब आप टाइम फैक्टर कंसीडर करोगे और एवरेज पीरियड लोगे 6 मंथ्स, तो 6/12 करोगे। लेकिन अगर पर एनम नहीं है, तो आप टाइम फैक्टर नहीं कंसीडर करोगे, सीधा ऐसे फाइंड करोगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। सो द फोर्थ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और क्या चीजें हैं इसमें देखने वाली? इफ additional capital is introduced during the year, interest is allowed on it from the date of additional capital is introduced till the end of accounting year। उन्होंने कहा कि अगर साल के बीच में कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल पैसा लेके आ रहा है, तो उसको उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कब से मिलेगा? जिस डेट को वो लेके आ रहा है। मान लो पार्टनर 1 अक्टूबर 2024 को लेके आया, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक उतने अमाउंट का उसको इंटरेस्ट मिलेगा जितना वो लेके आया है। जैसे कि ए की मान लो कैपिटल थी 50,000, और वो 1 अक्टूबर को 1 लाख लेके आया, तो अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 50,000 पे उसे फुल ईयर का मिलेगा, और 1 लाख पे उसे 6 मंथ्स का मिलेगा, क्योंकि वो 6 महीने पहले ही इसे लेके आया है, तो इस पे 6 मंथ्स का मिलेगा। तो प्लस करके जितना बना उसे वो दे देंगे। और अगर उसने कैपिटल विड्रॉ की है, तो इंटरेस्ट उसे नहीं दिया जाएगा ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। तो अगर उसने पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो जब उसने विड्रॉ किया है उसके बाद से उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया उससे। कई बार आपको टोटल कैपिटल ना देके पार्टनर की वो ऐसे दे देते हैं, जैसे ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड कर दी, एडिशनल प्रोवाइड कर दी, ड्राइंग्स प्रोवाइड कर दी, तो उस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है, मंथ्स दे के, फुल ईयर का दे के, कि अगर स्टार्टिंग से है तो उस पे फुल ईयर का, बीच में एडिशनल हुई तो उतने टाइम पीरियड का विड्रॉ की, तो उस अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो ये पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है, कि एडिशनल कैपिटल वाले, एक कैपिटल विड्रॉन वाले। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते ही क्यों है? वो उनका पैसा है, वो बिजनेस चलाने के लिए लेके आए हैं, बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं चलेगा, तो हम उन्हें क्यों इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? क्योंकि पार्टनर की कई बार कैपिटल क्या होती है, डिफरेंट होती है, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है। मान लो एक पार्टनर 1 लाख लेके आया, दूसरा 2 लाख लेके आया, एक 5 लाख लेके आया, लेकिन प्रॉफिट वो 1:1:1 में कर रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट हुआ वो भी इक्वल, जितना लॉस हुआ वो भी इक्वल। तो फिर 5 लाख रुपए लगाने वाले को क्या ज्यादा फायदा हुआ? उसने देखा जाए तो 1 लाख वाले से 4 लाख ज्यादा लगाए हैं, और 2 लाख वाले से
3 लाख रुपीज ज्यादा लगाए हैं, तो इतना ज्यादा अमाउंट उसे लेके आने का क्या फायदा हुआ? अगर उन्होंने सेम रेशियो में ही डिवाइड करना है तो उसको भी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए ना। ये एक कारण है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। दूसरा, अगर पार्टनर्स की कैपिटल भी सेम नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम नहीं है, तो भी कई बार नुकसान हो सकता है। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकती है 2:1:1। तो इसने 1 लाख लगाया, लेकिन प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा तो ये लेके जा रहा है 1 लाख वाला, तो 5 लाख वाले को ज्यादा अमाउंट लगाने का क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। थर्ड इज कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कि कैपिटल के साथ फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, कि जितनी कैपिटल होगी उतना ज्यादा फर्म उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगी और उतना ज्यादा वो सामान बना के बेच पाएगी और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी, तो फर्म की अर्निंग्स भी इंक्रीज होगी। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लेके आएंगे, नहीं तो सारे कहेंगे हम 1-1 लाख लेके आ रहे हैं, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा ज्यादा कैपिटल लाने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक उनको मोटिवेट करने के लिए होती है कि वो ज्यादा कैपिटल लेके आए, जिससे फर्म ज्यादा बना पाए और उसकी ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी हो। तो ये रीजंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के। उसके बाद क्या क्या प्रोविजंस रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और वो नहीं प्रोवाइड करती फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बट वो ये नहीं बता रही कि इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट भी हमने पार्ट 2 में कवर किया था, तो वहां पे जाके इस कंसेप्ट को भी समझ लो अगर आपने ये नहीं समझा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये तो बताया, मान लो ये बताया कि 6% पर एनम से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो ये तो उसने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। ये हमने वहां पे डिस्कस किया था अलोंग विद रीजंस। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो उसको आप चार्ज ही कंसीडर करोगे, चाहे फर्म को हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे ही करोगे। फिर आप ये नीचे नोट नहीं लिख के आओगे कि नहीं ये तो एप्रोप्रिएशन होता है। अगर उसने क्वेश्चन में ही कह दिया कि उसे चार्ज कंसीडर करो, तो फिर आप उनकी बात ही मानोगे, अपनी मर्जी नहीं करोगे। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत इजी है, इसमें यही बस कंसेप्ट्स थे थोड़े बहुत जो मैंने आपको बता दिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक्स एंड वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2024 को, इनकी कैपिटल्स हमें गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने इंट्रोड्यूस किए, तो इसमें एडिशनल कैपिटल का पॉइंट भी आ गया। 1 लाख लेके आया 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने बाद, और उन्होंने 50,000 विड्रॉ किए अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो इसमें ये वाली ड्राइंग्स हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम सिर्फ जो विड्रॉ हम करते हैं अगेंस्ट कैपिटल उसे कंसीडर करते हैं, ना कि अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो अगेंस्ट प्रॉफिट्स में से वो कर रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वो प्रॉफिट्स में से कवर अप किया जाएगा, तो इसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इसमें। और इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम बताया, तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट पेबल टू एक्स एंड टू वाई। तो चलो कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, पहले करेंगे पेएबल टू एक्स। तो कितना करेंगे एक्स को? पहले तो उसकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है? 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख पे हम उसे फुल ईयर का देंगे, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में है ये, तो इसका फुल होगा 10%, तो ये आ गया 60,000। और जो वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है, एडिशनल कैपिटल वो कितनी लेके आया है? एडिशनल कैपिटल वो लेके आया है 1 लाख। तो 1 लाख का 10% क्या फुल ईयर के लिए देंगे? नहीं, क्यों? वो 6 महीने बाद लेके आया था, 1 अक्टूबर को लेके आया था, तो 6 महीने का ही हम देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000। तो इंटरेस्ट जो हम एक एक्स को पे करेंगे वो है 65,000 पेबल टू वाई।
वाई को कितना पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वाई की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख का 10% आया हमारे पास 40,000। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम वाई को पे करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकाउंट्स तो बंद कर देते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि हमने कोई एरर्स एरर्स हो गया, गलतियां कर दी हैं, ओमिशंस ओमिशंस होते हैं कि हम कोई एंट्री डालना भूल गए, कोई अमाउंट डालना भूल गए, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डालना भूल गए, तो कोई एरर कर दिया, एरर हो गया, गलत अमाउंट डाल दिया, या ओमिशन बिल्कुल ही डालना भूल गए अकाउंट्स में जो डालनी चाहिए थी। इनको सही करना तो बनता है, सही एंट्रीज होंगी तो हम सही वे से सारी लीगल प्रोसीडिंग्स कर पाएंगे। तो इनको हम रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे, एडजस्ट करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट को। तो सारी एंट्रीज, सारी बुक ऑफ अकाउंट को तो शुरू से नहीं बना सकते, शुरू से नहीं छेड़ सकते, तो हम एक एंट्री पास कर देते हैं कि ये एंट्री वो गलती को सुधार रही है। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमारा काम बन जाता है, और कई बार हमें कितनी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती है उस एक गलती को सुधारने के लिए। तो इससे पार्टनर के अकाउंट में फर्क भी पड़ता है, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री तो उनके अकाउंट्स में ही डाली जाती है टू रेक्टिफाई द अमाउंट्स। तो इसमें या तो कई बार एक एडजस्टमेंट एंट्री डलती है, कई बार कितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज डलती हैं। तो इसको एक बार एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कैसे रेक्टिफाई करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ऑन 31 March 2025 balances in the capital account of Ellen, Monu and Ahmed after making adjustment for profits and drawings were कि 31 March 2025 को एलन, मोनू और अहमद के अकाउंट में कितने बैलेंसेस थे? 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000। इसमें इन्होंने ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट की हुई थी और प्रॉफिट्स की भी। बट बाद में ये डिस्कवर हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दिया ही नहीं, ड्राइंग्स डाल दी लेकिन इंटरेस्ट नहीं डाला, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, ओमिट कर दिया, मतलब भूल गए। तो प्रॉफिट उन्होंने बता दिया कितना था। ड्यूरिंग द ईयर एलन एंड मोनू ने निकाले थे 24,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और अहमद ने निकाले थे 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% गिवन है, तो ये हमने डाला ही नहीं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी 2:1:1। अब कैसे इसको सही करें, चलो देखते हैं। पहले इसमें ना हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम अमाउंट्स को थोड़ा सही करते हैं, प्लस माइनस करते हैं चीजों को, उसके बाद उस अकॉर्डिंग हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास पहले ओपनिंग कैपिटल तो होनी चाहिए ना, अगर ओपनिंग कैपिटल होगी तभी निकालेंगे, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है सारा कुछ करने के बाद। तो इंटरेस्ट किस पे देंगे? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। देखो कैसे मेरे को पता लगा, मैंने याद तो नहीं किया हुआ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा ड्राइंग्स भी अच्छा निकालनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, फिर मैंने देखा कैपिटल कब की है, कैपिटल तो मेरे पास आ गई एंड की। तो मुझे तो ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए ना, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। तो हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे? एलन, मोनू एंड अहमद। ठीक है, पहले लिखो इनकी क्लोजिंग कैपिटल। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? एलन की है 1,60,000, मोनू की है 1,20,000 और अहमद की है 80,000। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स, क्योंकि जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया था वो तो हमने माइनस कर दिया था, एक बार हमने कहा नहीं, हमने ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कर दी। तो कितना पैसा उन्होंने विड्रॉ किया था? उन्होंने कहा एलन ने टोटल 24,000 विड्रॉ किया था, क्योंकि उन्होंने बताया है टोटल सम कि टोटल इतना निकाला था, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकाला था। तो वो हम डिवाइड वगैरह करके देख लेंगे कि हर महीने कितना निकाला था। इन्होंने टोटल बता दिया, टोटल सम बता दिया। और मोनू ने 24,000 निकाला था और
में 48,000। उन्होंने हमें टोटल सम लिख के बताया है, कंफ्यूज होके इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज कर दिया टोटल सम। तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमने पहले एडजस्टमेंट जो की है इसमें ये माइनस कर दिया था, तो इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल करके 1,84,000, 1,44,000, और ये आएगा 1,28,000। और कौन सी एडजस्टमेंट हमने की हुई थी? ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस एडजस्टमेंट्स करके था ना, जैसे टू बैलेंस कैरी डाउन आता है, ये हमें वो दिया हुआ है, उसमें ये एडजस्टमेंट किसकी हुई थी? एक ड्राइंग्स की और प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट भी हम इसमें से लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स हमने अभी नहीं देने थे। ड्राइंग्स हमने माइनस कर दी हुई थी, तो इसको दोबारा ऐड करेंगे, और प्रॉफिट्स हमने दे दिए हुए थे, तो इसको हम लेस करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने नहीं देने थे, हमने अभी ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। तो कितना प्रॉफिट होगा? उन्होंने प्रॉफिट हमें बता दिया कितना हुआ था, यहाँ पे था 40,000, ये था 40,000। तो इसको 2:1:1 में हमने डिवाइड करके दे दिया, तो कितना दे दिया हमने? 20,000 दे दिया। प्रॉफिट्स जो हमने क्रेडिट कर दिए थे कितने? 40,000 इन 2:1:1 में हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए उनके अकाउंट में, जबकि अभी हमने नहीं करने थे, अभी हमने बाकी ट्रीटमेंट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। तो एक बार इसको अब हम दोबारा से माइनस करेंगे, ताकि हम ओपनिंग कैपिटल पे जा पाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाए। तो हमारे पास कितना आ गया ये आंसर? ये आ गया 1,64,000 और 1,34,000, और ये आ गया 1,18,000। कंफ्यूज मत हो, हुआ पता क्या है ये ना, जैसे हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, तो तीनों के हमने ना एक बार कैपिटल अकाउंट बना दिए थे। ड्राइंग्स उसमें हमने कर दी थी डेबिट टू टू ड्राइंग्स करके, तो उसको एक बार ऐड करना था। और प्रॉफिट हमने बांट दिया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके, तो उसको हमने एक बार लेस किया कि नहीं अभी प्रॉफिट नहीं देना, हमने ऊपर वाले में आना है। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लगती है ना, तो आप इन तीनों के या फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी, कैसे, तो आप इसको इस वे में भी कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी वे, जो अभी मैंने आपको करवाया, डेबिट क्रेडिट। तो आप यहाँ पे कर सकते थे पर्टिकुलर्स, ठीक है, एलन, मोनू, अहमद। मैं आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, इधर फिर पर्टिकुलर्स, एलन, मोनू और अहमद, ठीक है। तो ये आपके पास पता क्या था जो गिवन था? बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस ये था क्लोजिंग बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये था 160, 120, 180, आपको ये गिवन था, तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग डालोगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसमें किस चीज का एडजस्टमेंट हो चुकी है? उन्होंने दो चीजों की बताई थी, एक ड्राइंग्स की और एक प्रॉफिट्स की। ड्राइंग्स भी उन्होंने बता दी और प्रॉफिट्स भी आपको आपने कैलकुलेट कर लिए। तो आपने इसमें क्या क्या डाल दिया हुआ था इनके अकाउंट में? ड्राइंग्स, तो टू, मान लो बैलेंस कैरी डाउन नहीं था, ये आपने फाइंड करना था, पर आपने ये फाइंड नहीं किया, टू ड्राइंग्स कर दी, तो ये ड्राइंग्स आपने डाल दी थी। और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट का अमाउंट बताया ये डाल दिया था। तो आप ये अमाउंट इधर डाल के, ये इधर डाल के, क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, ये अमाउंट भी आपके पास गिवन था, ये डाल के टोटल करके जो आपके पास बचा आप इसमें डालोगे, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो आप इस वे में भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, तो ये आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर किसी को ये मेथड से समझ आता है तो ये भी इजी है। लेकिन अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है ये वाला मेथड जो मैंने ये अभी आपको करवाया, अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है, आपको लगता है थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, तो इसे लर्न करने की बजाय
फिर आप इस मेथड के साथ जाओ, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, सारी एंट्रीज डालनी आती हैं, तो फिर बैलेंस आउट करोगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो अब आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%, तो यह आ गया 16,400, 13,400 एंड 11,800। तो ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे आएगा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो अब एलन का, क्योंकि दो चीजें नहीं दी ना, एक तो आ गया, अब दूसरा भी निकालो, और अहमद का। एलन की ड्राइंग्स थी 24,000, उन्होंने टोटल सम दिया है तो एक एक करके मत निकालो, सीधा 5%। और उन्होंने क्या कहा है, मंथ्स का क्या हिसाब बताया है उन्होंने? एलन और मोनू ने विड्रॉ किए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड निकालोगे इसका बिगिनिंग वाला मेथड लगा के। और अहमद ने विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड निकाल के इनका अमाउंट निकालो। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, तो 12 बिगिनिंग में किया और एंड में 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7.5 आ जाएगा। 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और सेम वे से मोनू का भी 24,000 था, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, और अहमद का था 48,000, 5%। लेकिन इसने कब किया? एंड ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड कितना आया? एवरेज पीरियड ही चेंज होगा। तो एंड ऑफ ईच मंथ किया तो पहले महीने के एंड पे किया तो अभी 11 महीने बचे थे, लास्ट महीने के एंड पे किया तो अभी एक भी महीना नहीं बचा था, खत्म हो गया था, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2, 11/, तो ये आ गया 5.5 हमारा एवरेज। तो इसको अब हम कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये आएगा 650, मोनू का भी आएगा 650, और अहमद का आएगा 1100, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आ गया। लेकिन अब इसका क्या इफेक्ट आएगा? कौन सी हम एक एंट्री डालेंगे जिससे कि हमारी जो ये सारी प्रॉब्लम हुई थी, जो ये गलतियां हुई थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी? इसके लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। इसके लिए अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। चलो, सबसे पहले हमने किसकी एडजस्टमेंट करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था, क्रेडिट करना था उनके अकाउंट में, लेकिन हमने उसे क्रेडिट नहीं किया। तो सबसे ऑन कैपिटल, ये ना लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चंस बाद में खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सेम इस एंट्री को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्या क्रेडिट करना था? एलन का कैपिटल था, एलन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 16,400, मोनू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 13,400, अहमद का था 11,800। तो सिंपल वे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, हम क्रेडिट करते हैं तो उसे क्रेडिट साइड लिख दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट अभी मैंने आपको करवाया, वो आपको याद होगा। तो सिंपल उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दो। तो एलन का था 650, मोनू का था 650, एंड अहमद का था 1100। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, बहुत इजी है। उसके बाद ये दो एडजस्टमेंट तो हमें पता था कि हमने ये नहीं की तो हमने करनी है, और हमें उनका ट्रीटमेंट भी पता था, कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, वो हमने कर दिया। क्या कोई और भी एडजस्टमेंट थी?
है, एक और एडजस्टमेंट है, उन्होंने लिखी नहीं है बट हमें पता लगता है क्या। उन्होंने कहा था कि 40,000 प्रॉफिट दिया, लेकिन ये जो हमने प्रॉफिट दिया, ये हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया हुआ था और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का किया हुआ था। तो अब हम ये 40,000 में पहले ये अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट था भी, हमने ऐसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे। तो हम करेंगे प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। तो क्या था हमारे पास, पहले हम देखेंगे अमाउंट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें से हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था ना पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोचो। तो पहले हम जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें से सारे डेबिट बैलेंस को माइनस करते हैं। तो डेबिट वाली साइड जब हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला होगा तो वो माइनस करना था, वो माइनस हुआ नहीं, तो इनका टोटल करो, 16,400 प्लस 13,400 प्लस 11,800। तो ये टोटल करके हमारे पास आया 41,600। तो इसको एक बार माइनस करोगे, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ऐड करते हैं ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोबारा से याद रखो क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको हम ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करो, 650 प्लस 1100, तो ये आया हमारे पास 2,400। अब ये कैलकुलेट करके देखो कि क्या आपके पास पॉजिटिव बैलेंस बचा। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो लॉस है। तो हमारे पास आया +800, +800 का हमारे पास प्रॉफिट आया। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ₹800 को, जो हमारे पास आया, जो हम क्रेडिट करेंगे 400 एलन के कैपिटल अकाउंट में, 200 मोनू के कैपिटल अकाउंट में, 200 अहमद के कैपिटल अकाउंट में। अब आप सोचोगे सारा कुछ हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं, अब ये प्रॉफिट 800 का हमने दिया, अब भी डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 800 का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन जो पहले हमने 40,000 का प्रॉफिट इनको ऑलरेडी दे दिया, जो 40,000 का प्रॉफिट एक्चुअल में था ही नहीं, जो तो 800 का प्रॉफिट था, तो उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे वो एंट्री को। तो जो पहले हमने प्रॉफिट की एंट्री डाली थी उसको हम करेंगे रिवर्स, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स्ड, उसको हम करेंगे रिवर्स्ड, वही सेम 2:1:1 में। तो 40,000 का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, उसको 2:1:1 में आप रिवर्स कर दोगे। तो प्रॉफिट को हमने क्या किया हुआ था, क्रेडिट कर दिया था उनके कैपिटल अकाउंट में, उनमें बांट दिया था। लेकिन अब हम उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि वो 800 का प्रॉफिट था, वो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पिछली एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, पहले हमने क्रेडिट किया था तो अब हम उसे कर देंगे डेबिट। तो ये आएगा 20,000, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। अब और देखो, और तो नहीं कुछ होगा, नहीं, और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो अब हम इसका करेंगे टोटल, सबका टोटल करेंगे, और टोटल करके हमारे पास आया 20,650, इधर हमारे पास आया 16,800, 10,650, 13,600, 11,100, और ये हमारे पास आया 12,000। तो ये हमारे पास टोटल आ गया डेबिट और क्रेडिट का सबके। अब आप देखो नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट कैसे देखेंगे, यहां से ही हमारी एंट्री इजीली बन जाएगी। अब देखो नेट इफेक्ट कैसे, ये कौन से बैलेंसेस हैं, ये डेबिट बैलेंस है एलएन का, और ये बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ये देखो ये डेबिट बैलेंस था और ये क्रेडिट। अब देखो कि एलएन का डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, दिख रहा है 20,650 ज्यादा है 16,800 से, तो ये डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, ये माइनस करके आएगा 3,850, 3,850 डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। अब सेम वे से हम देखेंगे मोनू का, कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट, दिख रहा है 13,600 क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो माइनस करके हमारे पास कितना आ रहा था, 2,950, लेकिन कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट होगा। उसके बाद इसमें देखो 12,000 माइनस 11,100, 900, कौन सा बैलेंस ज्यादा है, ये 12,000
क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, ये देखो ना, ये क्रेडिट था तो ये क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। तो ये है हमारी जर्नल एंट्री जो हम एक पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। क्या आएगा ये एडजस्टमेंट एंट्री में? 2025 आप करके March 31 फॉर्मेट प्रॉपर बना लोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के आओगे। तो 31 मार्च 2025 को कौन सी एंट्री पास करेंगे? तो ये डेबिट किसका बैलेंस है? एलएन का, एलएन का डेबिट बैलेंस आया तो आप करोगे एलएन्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो डेबिट में कितनी अमाउंट आएगी? 3850। मोनूस कैपिटल अकाउंट, कितना है ये क्रेडिट? 2950। और टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट, ये आया हमारे पास 900 क्रेडिट का, और ये होगी हमारी जर्नल एंट्री पास। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल आप देखोगे इक्वल आएगा, और अगर यहाँ पे आपका इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गलती की है, आपको पता लग जाएगा। तो फिर क्या करो, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, देखो कौन सी एंट्री है कौन सी नहीं है, और फिर सॉल्व करो। पता क्या होता है, ये दो एंट्रीज तो ना आपको साफ दिख रही होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, ये दो एंट्रीज डाल के टोटल करने लग जाते हैं। नहीं, ये देखो कि कुछ ना कुछ हिडन तो होगा ना। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आपने दे दिया था, लेकिन पहले सही प्रॉफिट तो कैलकुलेट करो, और फिर जो प्रॉफिट आपने दे दिया है वो नहीं देना था, तो उसकी एंट्री को रिवर्स करोगे। उसके बाद आप टोटल करके डेबिट क्रेडिट का बैलेंस देखोगे, और जो आया जर्नल एंट्री पास कर दोगे, और इनका टोटल मैच होना चाहिए, डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट, ये तो हमारा रूल है। डेबिट क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपने कोई गड़बड़ी की है, जाओ चेक करो कौन सी गड़बड़ी की है, और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। बहुत सिंपल है, एक बार देखने में जरूर डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप एक एक करके चीजों को पढ़ोगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत इजीली आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाऊं। अब हम करेंगे हमारा सिक्स्थ एस्पेक्ट, नेक्स्ट वन है बट इम्पोर्टेंट है, कौन सा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि हमने कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर को, कि कोई पार्टनर जो ऑलरेडी बिजनेस में है उसको, या फिर इनकमिंग होता है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसको हमने कोई प्रॉफिट गारंटी किया है, कौन गारंटी कर सकता है? ये पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, या फिर एक या दो पुराने पार्टनर्स ने, मतलब कि या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर अगर कोई इनकमिंग नया पार्टनर आ रहा है उसको पुराने पार्टनर्स ने कहा है कि हम तेरे को इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे देंगे, उसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, और आपको फिर ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे करना। तो क्या है क्वेश्चन? अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ये तीन पार्टनर्स है फर्म में, उनके कैपिटल अकाउंट बताए हुए हैं 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ये बैलेंस बताया है। अब देखो किस डेट को बताया है, 1 अप्रैल 2024। तो इससे आपको पता लग गया कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है और ओपनिंग भी निकालना होता है, उसका मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, उल्टा मत करके आना। तो ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी 3:2:1। और उनको हमने क्या देना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, एक हमने विश्वास एंड दिव्या को सैलरी देनी है। कितनी? विश्वास को 4000 पर मंथ देनी है, तो पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे, और दिव्या को 6000 पर क्वार्टर देनी है। ये चीजें ध्यान से पढ़ने वाली होती है, तो इसको इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनका ये डिसाइडेड था। Biswas share of profit including interest on capital but excluding salary is granted at ₹82,000 per annum। तो कहते हैं विश्वास को ना उन्होंने कहा हुआ है कि तेरे को 82,000 पर एनम किसको मिला के, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस
शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के उन्होंने कहा था 82,000 तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन सैलरी नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे, सैलरी सेपरेट है, इन दोनों को मिला के 82,000 तो देना ही देना, सैलरी सेपरेट पोर्शन है। और अगर कोई भी नुकसान या लॉस होता है, 82,000 नहीं पूरा हो पा रहा, तो वो जो डेफिशिएंसी है, जो कम बन रहा है अमाउंट, मान लो 82,000 नहीं बन रहा, उसका शेयर 80,000 बन रहा है, तो जो 2,000 कम बन रहा है उसको वो कौन देगा, उसको वो दिव्या देगी। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में आ गया कि वो दो रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, अगर रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में देंगे ये 2,000, अगर वो रेशियो गिवन नहीं है तो वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि रेशियो 1 में दे देंगे, बट इस केस में दिव्या ही देगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो एक बार इसे भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर the year ended 31st March 2025। पहले आप अच्छे से इसका फॉर्मेट बनाओगे, उसके बाद आप देखोगे कौन कौन सी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने डालनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डालोगे। रहेगी, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, इसमें प्रॉफिट जो गिवन है ना हमें, वो गिवन है रुपीज 3,12,000, ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन में मिस हो गया, तो इसे क्वेश्चन में ऐड कर देना। 3,12,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ये आई थिंक क्वेश्चन टाइप करते टाइम ना गलती से स्किप हो गया, तो इसे एक बार क्वेश्चन में ऐड कर लेना कि प्रॉफिट हमें गिवन है 3,12,000। तो अब हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप लिखोगे कितना है, 3,12,000। उसके बाद क्या क्या इनको देना है, एक तो हमने इन्हें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम, तो पहले देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तीनों को देंगे, अनवर, विश्वास एंड दिव्या। कितना देना है, 6% पर एनम, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग पे ही हम देते हैं, तो अनवर को देंगे 8 लाख पे 6%, विश्वास को देंगे 6 लाख पे 6%, और दिव्या को देंगे 4 लाख पे 6%। तो ये कैलकुलेट करोगे और आपके पास आएगा 48,000, 36,000 एंड 24,000, और इसका टोटल करके हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1,08,000। कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, सिर्फ दो पार्टनर्स को, विश्वास एंड दिव्या को देनी है सैलरी। टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, किसको देनी है, विश्वास, अनवर को नहीं देनी, और दिव्या को। कितनी देनी है, विश्वास को देनी है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आएगा 48,000, और दिव्या को क्वार्टर के हिसाब से देनी है 6,000 पर क्वार्टर, तो 6,000 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इंटू 4 करके ये आएगा 24,000, और टोटल करोगे तो आएगा आपके पास 72,000। और क्या देना है हमने इन्हें, अब हम डायरेक्टली प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, और कुछ तो देने वाला है नहीं। हाँ, वो पॉइंट जो हमें गिवन है गारंटी का, हम इसे प्रॉफिट ट्रांसफर करते टाइम देखेंगे। तो देखो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस 3,12,000 बड़ा है इससे, तो प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या आएगा, अनवर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम टोटल करते हैं कितना बनता है, तो ये 3,12,000 था, और ये भी हमारे पास सेम ही आएगा,
इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 72,000 और 1,08,000, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा? 1,32,000। इसे अब हमने डिवाइड करना है तीनों पार्टनर में। अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1,32,000 का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी बताई है? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। तो ये 3/6 कर देंगे और ये हमारे पास इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 66,000। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा गारंटी का पॉइंट, विश्वास कैपिटल अकाउंट। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट करके देखो कितना आया, 1,32,000 का 3:2:1 करके 2/6 करोगे तो आपके पास आएगा 44,000। तो उन्होंने कहा था कि 82,000 कैसे बनना चाहिए? 82,000 एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि टोटल कितनी थी? 6,000 इस करके 82,000 बनना चाहिए। तो वो ऐड करके देखो क्या 82,000 बन रहा है? नहीं, ये 80,000 बन रहा है। तो 2,000 कम बन रहा है, तो इसको 2,000 एक्स्ट्रा कौन देगा? इसको 2,000 एक्स्ट्रा देगी दिव्या, क्योंकि उसने डेफिशिएंसी बॉर्न करनी है। तो हम इसे ऐड करेंगे फ्रॉम दिव्या। इसे 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसको मिलेगा 46,000 टोटल में। और विश्वास, जो हमने विश्वास को गारंटी किया था लेकिन उसमें डेफिशिएंसी आई, तो ये किसने बॉर्न करनी थी? दिव्या ने। तो ये 2,000 इसने पे किया, तो अब दिव्या को हम 2,000 ये माइनस करके 20,000 पे करेंगे, ना कि 22,000। तो ये आप टोटल करोगे 1,32,000। और आप ये प्रॉपर वर्किंग नोट बना के नीचे शो करके आओगे। कैसे? विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 44,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 36,000। तो ये बना टोटल 80,000। ठीक है। लेकिन लिखेंगे कि गारंटी 82,000 कि दिव्या को अब डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ेगी, 2,000 उसे देना पड़ेगा बाय दिव्या। कितनी होगी? 82,000 माइनस कितना एक्चुअल बन रहा है? 80,000 इज इक्वल्स टू ₹2,000। ये प्रॉपर वर्किंग नोट में शो करके आओगे। ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया तो काम हो गया, नहीं, वर्किंग नोट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो चेकर को कैसे पता लगेगा कि आपने कैसे सॉल्व किया? तो बहुत ही इजी थे ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स। मैंने बहुत डिटेल में इनका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट, बेसिक सब कुछ बता दिया। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दिए, सो दैट आपके कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आप थोड़े और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।